नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर होंगे। आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी के और देखते हैं कि क्या कुछ चीजें आज हमारे लिए नई है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो करंट अफेयर्स हमारा कराया जाता है, आगामी आपकी जो परीक्षाएं हैं, जैसे आपके लेखपाल परीक्षा हो गई, हाईकोर्ट आरओ की परीक्षा हो गई, इसके अलावा सचिवालय आरओ जो आने वाली है उसके लिए, लोअर पीसेस के लिए, पीसेस के लिए, और बाकी जो अन्य आपके एग्जाम्स होते हैं यूजीसी नेट से लेकर के एसएससी बैंकिंग के जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए हमारा ये करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आपके जो भी सगे संबंधी, हित मित्र या जो भी आपके साथी संगी हैं उन तक आप ये हमारा वीडियो भेज सकते हैं। और हमारा टारगेट दरअसल यही है कि आगामी जो भी परीक्षाएं हों उनमें आप करंट अफेयर्स के 100% प्रश्नों को सही कर पाने में सक्षम हो। ये हमारा क्या है, टारगेट है। लेकिन ये पॉसिबल कब होगा? जब आप लगातार क्लास को देखेंगे तब पॉसिबल होगा। ठीक है, तो आइए बिना देरी के क्लास को हम लोग करते हैं स्टार्ट। और लास्ट डे हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि भाई बताओ, मार्च 1858 में अंग्रेजी सेना द्वारा चारों ओर से घिर जाने पर वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी ने किस स्थान की पहाड़ियों में वेगति प्राप्त की थी? और लास्ट डे मैंने आपको बताया था कि रानी अवंतीबाई का योगदान मध्य प्रदेश में बहुत बड़े स्तर का रहा है और इनके नाम पर कई सारे डैम और कई सारी चीजें जो है इनके नाम पर चलती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताइएगा। अभी आप लोगों ने सही उत्तर नहीं दिया था। मैं आज आपसे मैं अपेक्षा करूं कि दोबारा आप इसको पढ़ेंगे, उस प्रश्न का उत्तर गूगल करके आप मुझे बताएंगे। आज दोबारा बताएंगे। आज जो मैं टॉपिक के लास्ट में प्रश्न पूछूंगा उसका भी उत्तर देना है और लगे हाथ आप मुझे इसका भी उत्तर आप दे दीजिए, क्योंकि रानी अवंतीबाई से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो अब इसका उत्तर में प्लीज बताइएगा। आपके आसानी के लिए मैं कह सकता हूं कि इसमें दो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दो नहीं होगा। अब बताओ इसमें क्या होगा, बताओ। ठीक है, इतना आसान मैंने कर दिया आपके लिए। ठीक है, चलिए। होर्मुज जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया, ये अभी चर्चाओं में रहा ही। आप जानते होंगे कि ईरान के द्वारा जो होर्मुज यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो डिस्टर्ब करने की जो बात कही गई, उसको लेकर के अंतरराष्ट्रीय जगत में चिंताएं बहुत बड़ी हो गई और लोग ईरान से इस बात पे नाराज हैं, ठीक है, कि आप इस लेवल का आप काम क्यों कर रहे हैं। लेकिन ईरान क्या चाहता है? ईरान सोचता है कि बॉस, हम अगर समस्याओं में हैं तो तुम भी समस्याओं में रहो, है ना। तो जैसे होता ना, किसी घर के सामने एक गड्ढा हो गया तो सामने क्या कहता है, अगर यार हम गड्ढे में गिर रहे हैं तो तुम्हारे सामने भी गड्ढा खोद देंगे हम। ये वाली स्थिति फिलहाल ईरान ने भी कर रखी है कि भाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप ये काम, जैसे अब आप सोचिए कि तेल, ऊर्जा अपने आप एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ईरान को पता है कि अगर ऊर्जा आपूर्ति अगर बाधित होती है तो बड़े स्तर का नुकसान देखने को मिलेगा। लेकिन ईरान को यह भी समझना चाहिए कि आपकी जो आपका युद्ध है वो अमेरिका, इजराइल और बाकी जो अन्य खाड़ी देश है उनसे है, भारत या अन्य देशों से तो नहीं है ना। आपको जो तेल आपके यहां से ले जा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सहारे, तो कम से कम इतनी मानवीयता तो होनी चाहिए। जैसे कहता है ना, युद्ध में भी मानवता का भाव होना चाहिए। हालांकि यह बात अमेरिका और इजराइल को भी समझनी चाहिए और यह बात जो है ईरान को भी समझनी चाहिए। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसी बात को लेकर के जिस प्रकार से ये एक आपातकाल स्थिति अपने आप में उत्पन्न हो पाई, इसी बात को लेकर के कई सारे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई सारे देशों ने इसका क्या किया, विरोध किया और कहा कि भाई ईरान को यह काम तो नहीं करना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय जगत पर इतनी समस्याएं हो। भाई अगर इस समस्या और जटिल हो जाती है तो लोग भूखे मर सकते हैं। सिंपल सी बात है भाई। एक बार को भारत जैसे देश में तो लोग लकड़ी और ईंधन का प्रयोग कर सकते हैं। आप देखिएगा, मोस्टली रेस्टोरेंट वालों ने चूल्हे जला लिए हैं, वो काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में या भारत में भी उन क्षेत्रों में जहां पर लकड़ी की उपलब्धता नहीं हो सकती है, वहां तो लोग भूखे सोएंगे। नहीं बने खाना, क्या दिक्कत? बहुत दिक्कत होगी। हालांकि भारत को जो है 2 जहाज की परमिशन दी थी ईरान ने, वो 2 जहाज आए अपने आप पे और आगे भी आएंगे, कोई दिक्कत वाली इतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन हाँ, जिस स्तर का तेल हम वहां से मंगाते थे अभी उतना नहीं आ पा रहा है, तो संकट की घड़ी तो है ही अपने आप पे। इसी बात को लेकर के कई सारे देशों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप जानते होंगे, मैंने इसके बारे में एक आर्टिकल ही पढ़ाया था। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहां पर है, क्या कैसे है, किसको किसको जोड़ता है, सभी चीजें आप लोग यहां पर जानते और समझते होंगे। इसमें कोई इब्बट आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों, तेल और गैस प्रतिष्ठानों सहित नागरिक बुनियादी ढांचे, ठीक है, पर ईरान द्वारा किए गए हालिया हमलों और जलडमरू मध्य को अवरुद्ध करने के प्रयासों के बाद वैश्विक स्तर पर कड़ी प्रतिक्रिया बरती है। ईरान जो है बेसिकली जो
जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी नुकसान पहुंचा रहा है, और खासकर जो मानवीय जो आबादी है उन मानव आबादियों पर भी बम और मिसाइलें गिरा रहा है। इस पर प्रतिक्रियाएं आई हुई हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत पर, ठीक है, कि ईरान को यह नहीं करना चाहिए, है ना, कि जहां पर मानव आबादी वहां पर आप बम गिरा दें, ठीक है। 20 देशों का संयुक्त वक्तव्य, ज्वाइंट स्टेटमेंट बाय 20 नेशंस, मार्च 2028 में 20 देशों के नेता, जिसमें से ये प्रमुख कुछ देश लिखे हैं, ठीक है, इन देशों ने हॉर्मुज जलदनु मध्य की स्थिति पर एक संयुक्त बयान जारी किया, और इस बयान के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं ये आप यहां पर देख सकते हैं। कड़ी निंदा की गई है खाड़ी क्षेत्र में निहत्थे वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों, ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने और ईरानी बलों द्वारा हॉर्मुज जलदनु मध्य को प्रभावी रूप से बंद करने की कड़ी निंदा की गई है। ये खास बात है अपने आप में, जो हमारे वाणिज्यिक जहाज जो जाते हैं उन पर हमला करके उन्हें खत्म करना, इट्स नॉट ए गुड मेथड, है ना, वो गलत है अपने आप पे, इसकी निंदा की गई है भाई, ठीक है, कि आप ऐसे निहत्थे जहाजों पर आप आक्रमण कर दे रहे हैं, उनको मार दे रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। हमले रोकने की तत्काल अपील ईरान से स्पष्ट रूप से मांग की गई कि वह वाणिज्यिक शिपिंग, ठीक है, यानी कि कॉमर्शियल शिपिंग के खिलाफ अपनी धमकियों, बारूदी सुरंगों बिछाने और ड्रोन तथा मिसाइल हमलों पर को तुरंत रोक दे। यह बड़ा नुकसान कर रहा है ईरान इस समय। अंतर्राष्ट्रीय कानून और नेविगेशन की स्वतंत्रता, संयुक्त बयान में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के प्रावधानों का हवाला देते हुए नेविगेशन की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक बुनियादी सिद्धांत बताया गया है, और इसको अगर आप डिस्ट्रॉय करेंगे तो दिक्कत वाली बात है। ईरान इसको नहीं फॉलो कर रहा है, गलत बात है अपने आप में। हालांकि यह अमेरिका और इजराइल की भी गलती है अपने आप में, लेकिन इसके पीछे पृष्ठभूमि कुछ और रही है, ठीक है। वैश्विक शांति और ऊर्जा सुरक्षा, देशों ने इस बात पर जोर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग में इस प्रकार का हस्तक्षेप और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला, ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन में उत्पन्न होने वाली रुकावटें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। यह विश्व युद्ध का कारण बन सकता है, जिस प्रकार से ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी गतिविधियां कर रहा है और निहत्थे जहाजों पर हमला कर रहा है और मानवीय गतिविधियों आधारित इंडस्ट्रीज को अपना निशाना बना रहा है। यह निश्चित तौर पर अपने आप में बड़े विश्व युद्ध का जो है एक जो है आप इंडिकेशन समझ सकते हैं इसको। इसी बात को लेकर के अलग देशों के द्वारा चिंताएं व्यक्त की गई कि बॉस आप अपने आप को सुधारिए, ये काम मत करिए अपने आप, नहीं तो वे एक बहुत बड़ी आपातकाल की स्थिति हो जाएगी और पूरा अंतर्राष्ट्रीय जगत युद्ध के जो है आग में झुक जाएगा, है ना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 2817, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2817 के संयुक्त बयान में ईरान से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव जो लिखा है 2817 का पालन करने का आग्रह किया गया। ये सब रूल एंड रेगुलेशंस हैं जिसको ईरान नहीं फॉलो कर रहा है, इसको लेकर के बातें कही गई हैं, ठीक है। आप जानते होंगे कि 11 मार्च 2026 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने प्रस्ताव अपनाया और यह प्रस्ताव बहरीन के नेतृत्व में खाड़ी सहयोग परिषद और जॉर्डन द्वारा प्रायोजित था। इसमें खाड़ी देशों और जॉर्डन के क्षेत्रों पर ईरान द्वारा किए गए हमलों की कठोरतम शब्दों में निंदा की गई है। प्रस्ताव मांग करता है कि ईरान नागरिक क्षेत्रों पर हमले रोके और समुद्री व्यापार में हस्तक्षेप बंद कर दे, ठीक है भाई। आप नागरिक क्षेत्रों पर हमले मत कीजिए, और दूसरा समुद्री जो व्यापार है उसमें आप हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं। आप जानते होंगे पूरी एक ग्लोबल चेन हमारी बनी हुई है और इससे एक बहुत बड़े स्तर का नुकसान हो रहा है, ठीक है। जिसकी गलती नहीं वो भी पिस रहा है, तो ये काम नहीं करना चाहिए ना, क्या हम पिटे तो तुम्हें पिटोगे, है ना, ये काम नहीं करना चाहिए। खैर, बाकी इसको लेकर के मतदान आदि किया गया था और इसमें जो है चीन और रूस ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। और बाकी आप जानते हो कि हॉर्मुज जलदनु मध्य का भौगोलिक और रणनीतिक महत्व, हॉर्मुज जलदनु मध्य फारस की खाड़ी और ओमानी खाड़ी को जोड़ता है और अरब सागर से जोड़ता है इसको। यह विश्व के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक जो है अपने आप में चोक पॉइंट्स में से एक है, जहां से वैश्विक स्तर पर निर्यात होने वाले कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के डिस्टर्ब होने पर पूरी वैश्विक श्रृंखला जो है अपने आप पे क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। तो ये सारी बातें यहां पर अभी कही गई हैं। अब इसी को लेकर के आपके सामने छोटा सा प्रश्न बन जाएगा। हॉर्मुज जलदनु मध्य के संबंध में हाल ही में 20 देशों द्वारा जारी संयुक्त बयान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इस बयान में ईरान से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2817 का पूर्णतः पालन करने की अपील की गई है, ठीक है। संयुक्त बयान में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत नेविगेशन की स्वतंत्रता को अंतर्राष्ट्रीय कानून का बुनियादी सिद्धांत बताया गया है, ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है, बताओ। आसान है, कोई बहुत कठिन प्रश्न नहीं है।
इजी है, इसमें से दोनों कथन जो है सही होने चाहिए, ठीक है। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 21 मार्च को आप जानते होंगे कि वैश्विक स्तर पर जो है अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। क्या? अंतरराष्ट्रीय वन दिवस। देखो 21 मार्च और 22 मार्च दोनों डेट आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट, क्या? 21 मार्च और साथ साथ में आपका 22 मार्च, ठीक है। 22 मार्च, 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को आपका मनाया जाता है क्या? विश्व जल दिवस, है ना, विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है। तो 21 मार्च और इस बार की जो थीम है इस अंतरराष्ट्रीय वन दिवस की, क्या है? वन और अर्थव्यवस्था। क्या? वन और अर्थव्यवस्था, ये इस बार की अंतरराष्ट्रीय वन दिवस की क्या थीम है। और इसको लेकर के बहुत सारी बातें हमें यहां पर कही गई हैं। वनों को लेकर के उत्तर प्रदेश में बहुत प्रकार की कॉन्फ्रेंस किए गए हैं। और आप जानते होंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर एक पेड़ मां के नाम पर अभियान चलाया जा रहा है। वनों की क्या उपयोगिता, इस बात को लेकर के, एक पेड़ मां के नाम पर, पिता के नाम पर नहीं रखा गया, इसके भी कई सारे कारण होते हैं, ठीक है। तो बड़े रिकॉर्ड्स जो है अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने बनाए हैं वनों के मतलब वृक्षारोपण के कोई मामले को लेकर के। और कई करोड़ का टारगेट अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा हुआ है कि हम इतना पेड़ हम लगाएंगे। आप जानते होंगे टोटल भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना % वनारोपण वाला होना चाहिए, वनाच्छादन का होना चाहिए, यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और वनों से कितना लाभ होता है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की बात की जाए, कार्बन सिंक के रूप में बात की जाए, या फिर जैव जो वानिकी होती है अपने आप पे, ठीक है, बायोफॉरेस्ट्री जो होती है उसकी क्या उपयोगिता है, ये सब आप बात जानते होंगे। इस पर कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रकार के वनों और पेड़ों के महत्व के बारे में जान जागरूकता बढ़ाना, कि भाई पेड़ की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे ज्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण हमारे लिए है तो हमारे लिए हमारी मां होती हैं, ठीक है। मां से ही क्या होती है? सृष्टि चलती है। सृष्टि का सृजन करता कौन है? मां होती हैं। और अगर मां के साथ में अगर कोई चीज महत्वपूर्ण है तो होती है ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन यू कांट लिव, ठीक है, आप नहीं रह सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। इसलिए यह बहुत आवश्यक होता है कि ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा इस वातावरण में बनी रहे। जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग और जिस प्रकार से कार्बन पोल्यूशन हो रहा है उसको रोकने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसके परिप्रेक्ष्य में सरकार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर काम कर रही है, चाहे वो विंड एनर्जी की बात हो, चाहे वो अलग अलग एनर्जी की बात हो। अभी आपने देखा कि गैस की किल्लत और बाकी चीजें हो रही हैं, लेकिन इसके परिप्रेक्ष्य में सरकार लगातार पहले काम कर रही थी। चाहे बात जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर हमारी जो है डिपेंडेंसी हो, क्योंकि मैंने कई बार कहा कि ऊर्जा जिस देश के पास होगी वो देश अपने आप में विकसित होगा। और इसके लिए सरकार ने विगत कई वर्षों से लगातार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर काम करने का प्रयास किया है। तो बहुत सारे लोग अभी कह रहे हैं सर गैस में लाइन लगे हैं, देखो क्या है, क्या स्थिति है, लेकिन नहीं, सरकार ने इसका सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास बहुत पहले से कर दिया था। और आने वाले टाइम में हम ये जो हमारी जो तेल की एलपीजी की जो मांगे हैं उस पर हमारी निर्भरता कम होकर के हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर टोटली डिपेंड हो जाएंगे अपने आप, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। तो वनों की बड़ी बहुत अपने आप में महत्ता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा, अगर हम इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हम इसकी बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 28 नवंबर 2022 को एक प्रस्ताव पारित करके प्रतिवर्ष 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाने की आधिकारिक घोषणा कर दी थी। तो अब आपके एग्जाम पूछ लेगा कि किस संगठन ने और कब जो है इसको मनाने का प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है। पहला अंतरराष्ट्रीय वन दिवस जो कि आपके लिए हो जाएगा इंपॉर्टेंट, यह दरअसल कब मनाया गया था? पहला अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च 2013 को मनाया गया था, ठीक है। इस दिवस के आयोजन और वैश्विक प्रयासों के समन्वय में संयुक्त राष्ट्र वन फोरम, UNFF और खाद्य कृषि एवं संगठन FAO सरकारों के साथ मिलकर के प्रमुख भूमिका निभाते हैं। और आप एग्जाम में खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है, इस पर अलग से प्रश्न आता है, तो इसको आप लोग क्या करिएगा, अलग से रेडी कर लीजिएगा। टास्क है आपका कि खाद्य एवं कृषि संगठन के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा अलग से, ठीक है। इस बार की थीम क्या है? थीम मैंने आपको बता ही दिया। थीम जो है इस बार की क्या है?
वन और अर्थव्यवस्था इस बार की थीम है, जो कि बहुत अहम है आपके लिए। क्या? वन और अर्थव्यवस्था, फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक। ठीक है, ये इस बार की बड़ी इंपॉर्टेंट थीम है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब वन और अर्थव्यवस्था यानी कि वनों का आर्थिक महत्व क्या हो सकता है, इस पर भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहां से आपके मेंस में प्रश्न आपके बनेगा। ठीक है, मेंस की परीक्षा में अगर आप सिविल सर्विस का एग्जाम देते होंगे तो आजीविका और रोजगार में बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करता है। ये संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन और एफएओ के प्रमाणिक आंकड़ों के अनुसार विश्व भर में लगभग 1.6 बिलियन यानी कि करीब करीब 160 करोड़ से अधिक लोग अपने भरण पोषण, आय और रोजगार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनों पर निर्भर हैं। वन क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से लगभग 13 मिलियन 1.3 करोड़ औपचारिक नौकरियां प्रदान करता है। ये आंकड़े हैं जो आप अपनी मुख्य परीक्षा में अगर डालेंगे तो आपको एक बेहतर मार्क्स मिलेगा आपको। ठीक है, जैव अर्थव्यवस्था, बायो इकोनॉमी में आप जानते होंगे कि वन लकड़ी, औषधियां, रेजिन और गैर इमारती वनोपज जैसी नवीकरणीय कच्चे माल प्रदान करते हैं। कई देश अब कार्बन सघन सामग्रियों जैसे कि प्लास्टिक और कंक्रीट के विकल्प के रूप में अस्थायी रूप से उत्पादित बांस और लकड़ी का उपयोग करके सस्टेनेबल बायो इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कितने बड़ी बात है अपने आप पे, हम इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं इस समय इसका। ठीक है, कृषि और जल सुरक्षा, वन प्राकृतिक जल फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं और दुनिया के लगभग 1/3 सबसे बड़े शहर अपने पीने के पानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सीधे जंगली संरक्षित क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा वन मिट्टी के कटाव को रोक करके जल चक्र को विनियमित करके कृषि उत्पादकता बढ़ाते हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है अपने आप में। तो ये इसकी क्या है इंपॉर्टेंस अपने आप में। जलवायु परिवर्तन और आर्थिक लचीलापन में बड़ा सहयोग देते हैं। निष्कर्षता अगर आप कहेंगे, अच्छा एक बात देखो, वनों की कटाई से दुनिया का 12 से 18% कार्बन उत्सर्जन होता है अपने आप में। सोचिए कितनी नेगेटिव बात है अपने आप में। ठीक है, चलिए जलवायु परिवर्तन के आर्थिक प्रभावों जैसे कि बाढ़, सूखा को कम करने और स्थानीय समुदायों को प्राकृतिक आपदाओं के प्रति लचीला बनाने में वन अत्यंत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। निष्कर्षतः अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हमें याद दिलाता है कि आर्थिक समृद्धि और पर्यावरणीय स्थिरता एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वनों का संरक्षण और सतत वन प्रबंधन, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट में निवेश बढ़ाना आज के समय की क्या सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर जो है एक बढ़िया अच्छा सा मैंने एक बैटर आपको रेडी करके दिया था। ठीक है, अब इसी बार बन जाएगा आपके लिए प्रश्न छोटा सा। ठीक है, क्या है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, ओके। दूसरा, वर्ष 2026 के लिए इस दिवस का विषय वन और अर्थव्यवस्था है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब बताओ, अच्छा एक पॉइंट देखो, ये सही है क्या? कोई बात अगर यहां पे रह जाए जो लगे कि छूट गया तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें दोनों कथन क्या है सही है आपका। चलिए 21 संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में घोषित किया गया था। ये बताओ ये सही है क्या? 2012 में क्या कहते हैं 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में घोषित किया गया था? 2012 ही था क्या? एक बार कंफर्म कर लो इसको जरा एक बार। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये 2012 में ही इसको किया गया था। तो दोनों कथन में क्या है सही है आपके। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, चलिए कोई बात नहीं। पारसी नवरोज वर्ष, ये अपने आप में एक बड़ा अच्छा दिवस होता है। ठीक है, और आपके एग्जाम में यहां से पहले भी आया हुआ है अपने आप में। नवरोज, क्या? नवरोज। ठीक है, नवरोज क्या है? नवरोज। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। नव का मतलब क्या होता है? नव का नव और प्लस रोज। ठीक है, तो नव का अर्थ क्या हो जाएगा? नया। ठीक है, नया, और रोज का मतलब क्या हो जाएगा? दिन, दिवस, नया दिन, नया दिन। तो यानी कि नए दिन के रूप में हम नवरोज, जो कि पारसी नववर्ष के रूप में हम इसको जानते हैं, जब बसंत का मौसम होता है अपने आप में, नई कोपलें खिलती हैं। जैसे हमारा हिंदू नववर्ष जो है बसंत ऋतु में आता है, जब नई कोपलें खिलती हैं, एक प्रकृति उस नव वर्ष का, नूतन वर्ष का जो है स्वागत करती है। 1 जनवरी हमारा नववर्ष नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से पारसी नववर्ष जो है मनाया जाता है। ठीक है, पारसी नववर्ष जैसे हम ईरानी नववर्ष के रूप में भी जानते हैं इसको। विश्व स्तर पर बसंत ऋतु के आगमन और नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। वैश्विक स्तर पर यह आमतौर पर 21 मार्च यानी कि वसंत विषुव को मनाया जाता है। ठीक है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की अगर हम बात करते हैं तो शाब्दिक अर्थ इसका क्या होगा? फारसी भाषा में नव का अर्थ है नया और रोज का अर्थ है दिन।
अतः नवरोज का अर्थ क्या हो जाएगा? नया दिन। ठीक है, चलिए। उत्पत्ति, नवरोज का इतिहास लगभग 3000 वर्ष से अधिक पुराना है। आप जानते होंगे संभवतः इसकी जड़ें जो है प्राचीन पारसी धर्म से जुड़ी हुई है और जो विश्व के सबसे पुराने एकेश्वरवादी धर्मों में से एक है। पारसी समाज के लिए सरकार ने कई प्रकार की योजनाएं भी भारत में लॉन्च की हैं और मैंने आपको बताया भी, आपको याद होगा, नहीं पढ़ा है तो आप लोग पारसी जो समुदाय है उसके लिए सरकार ने क्या कुछ प्रयास किया उसके लिए एक बार आप लोग गूगल से करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, राजा जमशेद का संबंध इससे है। यह क्या है? इस उत्सव को दरअसल जमशेदी नौरोज, ठीक है, भी कहा जाता है। पारसी पौराणिक कथाओं के अनुसार फारस, आधुनिक ईरान जो है, कि महान राजा जमशेद ने सौर गणना का उपयोग करके पारसी कैलेंडर की जानकारी की शुरुआत की थी अपने यहां पर। इसलिए इस पारसी जो आपका जो नौरोज है, इस नौरोज पर्व का जो है एक संबंध जो है आप राजा जमशेद जो कि ईरान के अपने आप में एक राजा थे, उनसे आप इनको जोड़ करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक संबंध आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, भारत और विश्व में नौरोज वैश्विक स्तर पर ईरान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों और दुनिया भर में फैले पारसी समुदायों द्वारा नवरोज को वसंत विषुव के दिन मनाया जाता है इसको। और भारत में पारसी नववर्ष की बात करें तो भारत में पारसी समुदाय जो है नवरोज को 2 बार मनाता है। पहला वैश्विक परंपरा के अनुसार 21 मार्च को मनाता है और दूसरा शायद आई थिंक अगस्त में मनाता है। तो पहला 21 मार्च को, ठीक है, जमशेदी नवरोज, और दूसरा शहंशाही कैलेंडर, ठीक है, के अनुसार जुलाई या अगस्त महीने में। क्योंकि इस कैलेंडर में लीप वर्ष का प्रावधान नहीं है, इसलिए भारत में अधिकांश पारसी अपना नववर्ष अगस्त में मनाते हैं। तो यह बात भी आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। अंतरराष्ट्रीय मान्यता भी इसको मिल चुकी है, खास बात है। वर्ष 2009 की अगर हम बात करें तो यूनेस्को ने वर्ष 2009 में नवरोज को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल कर लिया था। तो यह भी अपने आप में क्या है? इंपॉर्टेंट है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटैगेबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में इसको शामिल किया गया था। कब? यूनेस्को के द्वारा 2009 में। यह फैक्ट भी आपके लिए क्या है? महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, इसके अलावा बाद में 2016 में भारत सहित 12 देशों में, जिसमें से आप ये देश के नाम लिखे हैं, के साझा नामांकन पर इसका विस्तार किया गया। संयुक्त राष्ट्र, यानी कि वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करके 21 मार्च को अनिवार्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस के रूप में घोषित किया था। 2010 क्या 2012 में होगा एग्जैक्टली है। ठीक है, 2012। चलिए, यहां पर कुछ एक बार इसको जरा क्लियर कीजिएगा, 2010 होगा 2012 होगा, ये थोड़ा सा डिस्प्यूट है इसमें। खैर, अब आप बताइए, जमशेदी नवरोज का नाम पारसी पौराणिक कथाओं के किस महान राजा के नाम पर रखा गया है, जिन्हें पारसी कैलेंडर शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? तो साइरस महान, डेरियस प्रथम, राजा जमशेद या फिर राजा खुसरो। अभी हमने आपको बताया, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजा जमशेद हो जाएगा, है ना, जो कि ईरानी राजा थे अपने आप पे, है ना, इनके साथ इनका संबंध है। चलिए, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय आरआरयू और एसएसबी अकादमी के बीच में अभी एक अहम समझौता ज्ञापन पर साइन हुआ है, जिसके माध्यम से ये जो विश्वविद्यालय है वो रिसर्च और बाकी फील्ड में एसएसबी के जवानों को प्रशिक्षण देगा और सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के कई सारे चीजों पे ये अपना कार्य सीखेंगे यहाँ पर। तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और सशस्त्र सीमा बल अकादमी के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयूज पर साइन किए गए हैं। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा प्रशिक्षण यानी कि नेशनल सिक्योरिटी ट्रेनिंग और मान्यता को बढ़ावा देना तथा इस क्षेत्र में उत्कृष्टता यानी कि एक्सीलेंस की दिशा में काम करना है। ठीक है, जब उत्कृष्टता होगी कार्यों में तो बेहतर परिणाम निकलेंगे। इसीलिए इस रक्षा विश्वविद्यालय के साथ में एसएसबी ने एक एमओयू पर साइन किया हुआ है। विदाउट उत्कृष्टता कोई आप बेहतर कार्य नहीं कर सकते हैं। क्या इसके प्रावधान और उद्देश्य हैं? नंबर 1, व्यवहारिक और अकादमिक अंतर को पाटना। इसका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में होने वाले अकादमिक शोध यानी कि एकेडमिक रिसर्च और सीमा सुरक्षा बलों की जमीनी स्तर पर व्यवहारिक आवश्यकता प्रैक्टिकल नीड्स के बीच में मौजूद जो अंतर है उसको समाप्त करना और इस खाई को पाटते एक मजबूत और सशक्त सेना का निर्माण करना। ठीक है, अकादमिक मान्यता। गृह मंत्रालय के अनुसार इस समझौते के तहत राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय द्वारा एसएसबी अकादमी में संचालित होने वाले विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आधिकारिक अकादमिक मान्यता भी प्रदान की जाएगी। यह भी होम मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया है। इसके अलावा
दोनों संस्थानों ने संसाधनों के व्यापक आदान प्रदान के लिए प्रतिबद्धता की व्यक्त की और इसमें संकाय विशेषज्ञता, ठीक है, शिक्षण उपकरण और विशेष प्रशिक्षण सुविधाएं इसमें शामिल हैं जो हमारे एसएसबी के जवानों को सिखाई और बताई जाएंगी। ठीक है, अत्याधुनिक व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा उसमें। ठीक है भाई, कैसे कैसे आपको क्या काम करना है, फील्ड बेस्ड वर्कशॉप और स्टेट ऑफ द आर्ट लैबोरेटरीज के माध्यम से एसएसबी कर्मियों को उन्नत व्यापारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आधुनिकीकरण रहेगा। इस पहल से एसएसबी के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के आधुनिक होने की उम्मीद है। अब प्रशिक्षण में सीमा निगरानी, बॉर्डर सर्विलांस और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों यानी कि जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं, इससे निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान यानी कि टेक्नोलॉजी बेस्ड जो सॉल्यूशन होता है उस पर जोर दिया जाएगा कि हम अपने इंटरनल सिक्योरिटी और अपने बॉर्डर जो हमारे सिक्योरिटी होती है उनको हम रोकने के लिए, उस पर जो सुरक्षा होती है उसको मजबूत करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे कर सकते हैं, इस बात पर जो है ये अच्छा विश्वविद्यालय एसएसबी के जवानों को ट्रेंड करेगा। तो ये अच्छी बात है अपने आप पे, इससे इंटरनल सिक्योरिटी को भी मजबूती मिलेगी और बॉर्डर सिक्योरिटी भी हमारी क्या हो जाएगी, मौजूद हो जाएगी। बाकी आप लोग एसएसबी के बारे में पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे बहुत प्रकार के प्रश्न जो आपके एग्जाम में आते हैं और यहां से प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो ये जो एसएसबी है ये आपको मैं टास्क देता हूं कि आप लोग टास्क के रूप में एसएसबी के बारे में पढ़ लीजिएगा। एसएसबी, ठीक है, एसएसबी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया, ये सब इनसे प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में बहुत सारे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनके कमांडर कौन होते हैं, यही प्रश्न आपके एग्जाम पूछा जाता है। ठीक है, किसको उसका सेना प्रमुख बनाया गया है। चलिए, एसएसबी प्रमुख कौन है, सीआरपीएफ के प्रमुख कौन है, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बनते हैं। एक कान से सुन के निकाला मत करिएगा, जो मैं कह रहा हूं उसको नोट कर लिया करिए प्लीज आप लोग, है ना। सुनते हैं लेकिन निकाल देते हैं। मैडम ने या सर ने कुछ कहा होगा कि इतने बजे मिलना है तो मिल ले, तो वो बात ध्यान रहती है, मेरी बात नहीं ध्यान रहती होगी आप लोग को, है ना। रखा गया ध्यान, ठीक है। अब ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जीवन गोलगप्पे ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखा गया ये सब बातों को। ठीक है, चलिए, RRU यानी कि रक्षा जो विश्वविद्यालय है और एसएसबी की साझेदारी से एसएसबी के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर ध्यान दिए जाने की, मतलब किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। नंबर 1, केवल वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में नागरिक कार्रवाई कार्यक्रमों पर, या सीमा निगरानी और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों पर, या फिर पड़ोसी देशों के साथ संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास के संचालन पर, या फिर संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के लिए विशेष दस्तों के निर्माण पर। क्या हो जाएगा इसका उत्तर एग्जैक्टली? सिंपल सी बात है, अभी हमने आपको बताया कि बॉर्डर सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी में हम टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग कर पाएंगे, यही बात रक्षा विश्वविद्यालय एसएसबी को सिखाएगा, बताएगा। तो बस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। यही यहां पर लिखा हुआ है कि सीमा की निगरानी और जो है आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान क्या हो सकता है, इसी पर बातचीत जो है अपना हो रहेगी। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, गो टैक 2026 गौ टैक होगा बेसिकली, ठीक, गौ या गौ टैक। गौ टैक मतलब गाय को लेकर के, गाय पर बेस्ड जो इंडस्ट्री है उसको हम कैसे आगे ले जा सके, क्योंकि गाय आप जानते हो पंचगव्य का निर्माण गाय से होता है अपने आप। एक पंचगव्य जिस प्रकार से 5 तत्वों से सृष्टि का निर्माण होता है, क्षिति जल पावक, क्षिति जल क्या, क्षिति जल पावक गगन समीर, 5 तत्व होते हैं पूरी प्रकृति को बनाने में। तो क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व से बना शरीर। इस 5 तत्वों से जो है शरीर का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से पंचगव्य होता है। इन पंचगव्यों की प्राप्ति हमें किससे होती है, गाय से होती है। गाय बेस्ड उद्योग, गायों पर हम बेस्ड कौन सी इंडस्ट्री बना सकते हैं जिससे हमें किसानों की आय को दुगनी करने में सहायता मिलेगी और इससे एक अच्छा जो है, इससे जो है एक अच्छा भाव दिखेगा। क्योंकि गाय के दूध से आप मक्खन बनाते हैं, बटर बनाते हैं, आप दूध दही बनाते हैं, आप छाछ बनाते हैं, आप दूध को अलग से बेचते हैं, उसकी घी बनाते हैं। अब आप देखिए, अगर मैं सिंपल सी अगर मैं इसकी बात करूं कि क्या क्या बना सकते हैं, अगर नॉर्मल अगर आप मैं मिल्क की बात करता हूं, सामान्य तौर पर आप दूध बेचते हैं, ठीक है, दूध से फिर आप दही बनाते हैं, उसी से आप फिर छाछ बनाते हैं, फिर आप उसकी घी बनाते हैं, फिर आप उसी से क्या करते हैं, मक्खन बनाते हैं, ठीक है, उसी से
विभिन्न प्रकार की जो है विभिन्न प्रकार की मिठाइयां, कोई भी मिठाई खास करके जो अच्छी होती है वो आपकी जो है क्या कहते हैं, दूध से बनती है। ठीक है, इसके अलावा पनीर भी आप इसी से बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इसका गाय का गोबर होता है, गोबर से आप उपले बनाते हैं। अभी गाय की किल्लत, अभी आप गैस की किल्लत हुई तो लोग उपले का प्रयोग कर रहे हैं। उपले का प्रयोग जो है, इस उपले का प्रयोग आप अपने पूजा में भी करते हैं। इसका प्रयोग आप जो है, उपले का प्रयोग आप आग को तापने में भी करते हैं, आग तापने में करते हैं। ठीक है, गोबर का इस्तेमाल आप घर को लीपने में करते हैं, शुद्धिकरण में करते हैं। इसी गोबर का इस्तेमाल आप अपनी यहां पर पूजा में करते हैं। इसके अलावा गौमूत्र हो गया, गौमूत्र इसमें न जाने कितनी प्रकार की जो है दवाइयां बनाई जाती हैं लगातार आपको लेकर के, और अन्य बहुत सारे। और इसी गोबर का इस्तेमाल करके आप क्या करते हैं, गोबर गैस प्लांट चलाते हैं। इसी गोबर पर बेस्ड आप क्या करते हैं, अगरबत्ती बनाते हैं बॉस। क्या अगरबत्ती बनाते हैं? अब आपसे ये गाय के फायदे हैं बॉस, जो आप यहां पर देख पा रहे होंगे। क्या किसी जानवर से इतने फायदे होते हैं? और हमारे आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल जो रिलेशन है गाय के साथ में, वो तो है ही है। इस पर बहुत बड़ी इंडस्ट्री बिल्डअप हो सकती है बॉस। ठीक है, ये कोई छोटी बात नहीं है। गाय के गोबर से न जाने कितनी चीजें हम बनाते हैं, उपले से लेकर अगरबत्ती से लेकर, फिर गोबर गैस प्लांट लगाते हैं। गोबर गैस प्लांट से हम बिजली बनाते हैं, बिजली का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसी गोबर की खाद से हम गोबर की खाद बनाते हैं भाई साहब, जो कि हमारे कृषि की उत्पादकता को बढ़ाता है। आप कल्पना कीजिए कि जो गाय को मार के खा जाते हैं लोग, ठीक है, उनकी सोच और गाय के संवर्धन और संरक्षण के जो लोग काम करते हैं, इस पर कभी विचार करने का प्रयास कीजिएगा। इसलिए गाय बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है, ये अपने आप पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें अगर कोई काम करे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भूखा मरे। अगर एक गाय किसी के पास, दो गाय किसी के पास है, तो जीवन में कभी वो भूखा नहीं सो सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ये संरक्षक, इसीलिए गांव को हम माता का दर्जा देते हैं, गौ माता, मां का दर्जा इसी देते हैं। बहुत सारे जानवर होते हैं जिनके छूने से, जिनके टच करने पर आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। गाय के किसी पार्ट से हमें कोई प्रकार की बीमारी नहीं होती है। उसके किसी भाग से, गौमूत्र हो, गोबर हो, उसके बॉडी का कोई पार्ट हो, वो आपको चाहे चाट ले, चाहे आप उसको चाट लें, कोई नुकसान आपकी बॉडी, कोई इंफेक्शन नहीं होता है। हाँ, कोई खास बीमारी उसको हो गई, अलग केस है, अदरवाइज नहीं होता है। लेकिन कुत्ता जिसको आप चटर पालते हैं, अगर रेबीज है और हल्का चाट लिया, बचोगे नहीं भाई साहब, कतई नहीं बचोगे। कितने भयंकर इंफेक्शन होते हैं कुत्तों में, डॉगीज में, जिनको आप टहलाते हो घर पे लेकर जाकर के। कितने सारे केसेस आते हैं कि कुत्तों ने हमला कर दिया, आप मर गए, एक्सपायर कर गए। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसलिए इस पर बेस्ड इंडस्ट्री जो है बहुत ज्यादा, इस पर सरकार काम करिए। वही बात यहां पर आपके सामने लिखी गई है कि गौटेक 2026 यानी कि गौटेक 2026 का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शनी है, जिसका आयोजन महाराष्ट्र गौ सेवा आयोजन द्वारा ग्लोबल कॉन्फेडरेशन ऑफ गौ बेस्ड इंडस्ट्रीज और अन्य संगठनों के सहयोग से पुणे में किया जा रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य गाय आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और किसानों तथा उद्यमियों के लिए नए अवसर पैदा करना है। किसानों और उद्यमियों दोनों के लिए, देखो खास बात है, नॉट ओनली फार्मर्स, बल्कि जो बिजनेसमैन होते हैं, जो उद्यमी होते हैं, उनके लिए आप किस प्रकार से गाय जो है कारगर साबित हो सकती है, इसके लिए गौटेक 2026 का आयोजन किया जा रहा है पुणे में। गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए पहला म्यूजियम रिसर्च सेंटर भी मथुरा में बनाया गया है, अभी मैंने आपको एक दिन कराया था। इसलिए गौ को गौ माता का दर्जा देना चाहिए और गौ संरक्षण के लिए लगातार काम करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं गाय को माता कहते हैं, लोग चढ़ाते हैं, माता तो बैल तुम्हारे पिता हुए, लोग चढ़ाते हैं। अरे मां वो होती है जो हमें पालती है, पोसती है। मां सिर्फ वो नहीं होती है जो हमें जन्म देती है, हर वो चीज मां के रूप में है जो हमारा संचालन करती है। ध्यान रखिएगा, माता निर्माता भौतिचा, जो निर्माण करने वाली होती वो मां होती है। माता निर्माता भवतिचा,
जो निर्माण करने वाली होती है वो मां होती है। निर्माण करने में हमारी गंगा भी सहयोग देती है। न जाने कितने लोगों का भरण पोषण करती है कौन? मां गंगा। इसलिए नदियों को हम मां के रूप में संज्ञा देते हैं। इसीलिए हम मां की संज्ञा धरती को देते हैं, क्योंकि प्रकृति का एक आधार है अपने आप पे, वो मां है। समझ में आ गई बात? ये इसलिए गाय जो पालन पोषण करती है, इसलिए राजमाता या राष्ट्रमाता का दर्जा हमें इसे देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न में गाय आधारित संसाधनों से जुड़े उत्पादों और तकनीकों का प्रश्न किया जाएगा, जैसे जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर। कितना बड़ा एक अपने आप में इंडस्ट्री है, इससे इस पर गाय पर बेस्ड है। बायोगैस आप जानते होंगे, बायो एनर्जी, ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स, इनपुट और पर्यावरण अनुकूल उत्पाद, ये पर्यावरण अनुकूल कितने सारे उत्पाद आप गाय से प्राप्त कर सकते हैं। ये सब उद्योगों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पहल पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ करके सतत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण समुदायों, किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्यमों और स्थानीय उद्यमियों को ध्यान में रख करके आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आय के स्रोत को बढ़ावा देना, कौशल विकास को प्रोत्साहित करना और आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ जो है रैंस को मजबूत करना है अपने आप में। ये सारा इसका क्या है उद्देश्य है। तो अपने आप में एक बड़ा आयोजन हो रहा है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये पहल दरअसल भारत के यानी कि विकसित भारत 2047 के अनुरूप है, जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सतत कृषि, पारंपरिक संसाधनों के आधुनिकीकरण का उपयोग कर विशेष बल इस पर दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये खास बातें होगी जो आपको बतानी थी। चलिए, गौ टैक्स 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह प्रदर्शनी महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य गाय आधारित उद्योगों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। ठीक है, इस कार्यक्रम में जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर, बायोगैस और बायो एनर्जी यानी कि जैव ऊर्जा जैसी गाय आधारित तकनीकों और उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, यह कार्यक्रम केवल शहरी उद्योगों और बड़े कॉर्पोरेट निवेशकों को लक्षित करता है, ग्रामीण समुदाय को इससे कोई लेना नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है, यह शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के उद्योगों को और कॉर्पोरेट को आकर्षित करता है। तो यह रॉन्ग हो जाएगा। ये सही है और ये सही, 1 और 2 सही है। विकल्प में 1 और 2 कहां पर है? ए वाले में है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 अभी हाल ही में आई हुई है। इसमें अगर आप इंडिया के रैंक को देखेंगे तो इंडिया की रैंक कितनी है बॉस? 116 है। और लगातार 7-8-9 सालों से फिनलैंड जो है इसमें क्या है? प्रथम स्थान पे आपको देखने को आप पा रहे होंगे। यानी कि फिनलैंड जो है इसमें बहुत आगे जो है कार्य इसमें कर रहा है। ध्यान रखिएगा इस बात का भी आप लोग। ठीक है, तो फिनलैंड इसमें 9वें स्थान पर है और बाकी जो है कई सारी कंट्री इसमें है। और इसमें जो है अगर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान जो है बहुत बैक है। अफगानिस्तान ये जो है बहुत नाखुश देश के रूप में है। ये बातें यहां पर लिखी गई, ज्यादा आपको इसमें ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। अब एक फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, 6 संकेतकों पर यह बेस्ड होता है। ठीक है, जीडीपी पर कैपिटा, जीवन प्रत्याशा, सामाजिक समर्थन, जीवन के निर्णय लेने की स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार की धारणा। ठीक है, तो 2 और ये 4 2 6 संकेतक किसके हैं? ये आप इसको रख लीजिएगा, ये आपसे प्रश्न पूछेगा। 9वीं बार दुनिया में सबसे खुशहाल देश में कौन बना हुआ है? फिनलैंड बना हुआ है। ठीक है, फिनलैंड के बाद क्या आ जाएगा? आपका आइसलैंड आ जाएगा, डेनमार्क, स्वीडन जैसे देश इसमें, स्वीडन और नॉर्वे जैसे शीर्ष देश इसमें आ जाएंगे। ठीक है, भारत की रैंक आपको याद रखनी है। भारत की रैंक 2016 में क्या थी? ठीक है, सॉरी 2024 में क्या थी, यह भी ध्यान रखना है। 2025 और 24 में। ठीक है, तो 25 में इसकी रैंक 118 थी। 25 में 118, 2025 में कितनी थी? 118 थी। सॉरी 2025 में 118 थी, यह भी ध्यान रखिएगा। और 26 में कितनी है? 26 में इसकी 116 रैंक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, बस इतने तुमको आपको याद रखना था, ज्यादा इसमें कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि भाई अत्यधिक सोशल मीडिया उपयोग विशेष रूप से युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य और जीवन संतुष्टि पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। विशेष करके युवा से जो प्रतिदिन 5 घंटे या उससे अधिक समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, उनमें कम संतुष्टि स्तर पाया गया है। मतलब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने पर आप दुखी रहेंगे ये बात इसमें कहेगी ओवरऑल। ठीक है, तो ये एक खास बात है, अपने आप पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसी पर बेस्ड आपके सामने एक प्रश्न आ जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा प्रकाशित की जाती है। दूसरा, रिपोर्ट 2026 में फिनलैंड लगातार 9वीं बार सबसे खुशहाल देश के रूप में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, ठीक है। इस रिपोर्ट में देशों की रैंकिंग केवल जीडीपी पर कैपिटा
के आधार पर की जाती है। नहीं भाई साहब, इस पे 6 संकेतक होते हैं। कितने? 6 संकेतक होते हैं, जो कि आपके लोग पढ़ने भी हैं। तो ये रॉन्ग है आपका, एक सही है, 2 सही है, यानी कि 1 और 2 कहां पर है? आपका सी वाले में है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। कालिंजर किला भी हाल ही में चर्चाओं में रहा है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जो है ये अपने आप में स्थित है। ठीक है, और कालिंजर किला क्षेत्र को अभी हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ठीक है, द्वारा राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल घोषित किया गया। क्या आप एग्जाम पूछ लेगा कि अभी हाल ही में कालिंजर किला को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया, तो आप कहेंगे इसको जो है राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल के रूप में इसको अभी सूचित किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा। इसका उद्देश्य, इस मान्यता का उद्देश्य क्षेत्र की विशिष्ट भूवैज्ञानिक संरचना और सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व को संरक्षित करना तथा भू पर्यटन को बढ़ावा देना है। या फिर आपसे पूछ लेगा कि कालिंजर किला कहां पर स्थित है, आप कहेंगे बांदा जिले में है। ठीक है, चलिए। इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह एक दुर्लभ भूवैज्ञानिक घटना है, जिसमें अत्यधिक अलग अलग समय की चट्टानें एक दूसरे के संपर्क में होती हैं। कालिंजर में लगभग 2.5 अरब वर्ष पुराना बुंदेलखंड ग्रेनाइट, ऊपर से लगभग 1.2 अरब वर्ष पुराने कैमूर सैंडस्टोन से आच्छादित है। यह संरचना पृथ्वी के प्राचीन भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने में अत्यंत क्या है? महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अलावा कालिंजर किला अपने नीलकंठ महादेव मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है, जो समुद्र मंथन से जुड़े भगवान शिव के विषपान की कथा संबंधित है। इसके अलावा यह क्षेत्र प्राचीन काल में चेदी वंश, मौर्य साम्राज्य, गुप्त काल का भी महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इस प्रकार यह स्थल भूविज्ञान, इतिहास और सांस्कृतिक अद्वितीय संगम जो है प्रस्तुत करता है, इसीलिए जो है इसको खास स्थल के रूप में रखा गया है। ठीक है, चलिए अब आप बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। कालिंजर किला क्षेत्र को राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल घोषित किया जाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इस क्षेत्र को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, यह अपने आप में जो है यहां पर अप्राचीन अनकॉन्फर्मिटी पाई जाती है, जहां अत्यंत विभिन्न वायु की चट्टानें संपर्क में आती हैं। कालिंजर किला हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। नहीं, रॉन्ग है ये। 1 और 2 हो जाएगा ना। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कृषि सखी पहल अभी चर्चाओं में रहा है। कृषि सखी पहल को एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं की कृषि भूमिका को सशक्त बनाना, उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना और विशेष रूप से फसल बीमा, क्रॉप इंश्योरेंस की प्रति जागरूकता को फैलाना है। यह पहल महिलाओं को औपचारिक कृषि तंत्र में शामिल करने और उन्हें जोखिम प्रबंधन के लिए सक्षम बनाने पर केंद्रित है। महिलाएं वैसे तो 50% का योगदान है हमारी इकोनॉमी में, लेकिन कार्य नहीं करती हैं, खासकर कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में इनके योगदान को बढ़ावा देने के लिए कृषि सखी पहल की शुरुआत अभी हाल ही में की गई, ताकि महिलाएं जो हैं कृषि में आए और आधुनिकीकरण के माध्यम से अपने आप को सशक्त बनाने का कार्य करें। ठीक है, यह पहल वर्ष 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर घोषित किए जाने के संदर्भ में शुरू की गई है, जो कि आपके लिए क्या है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे संयुक्त राष्ट्र की संस्था FAO इनकी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बढ़ावा दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर महिला किसानों की भूमिका को पहचान देना और उनके सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना। इसके अंतर्गत बहुत प्रकार की गतिविधियां शामिल हैं, डिजिटल जागरूकता, ठीक है, और कई प्रकार की कार्यशालाएं और प्रशिक्षण प्रदान करना है इसमें। ठीक है, ताकि महिलाएं आगे आ सकें। बस अब आपके सामने आ जाएगा प्रश्न छोटा सा। ठीक है, कृषि सखी पहल निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? भारतीय खाद्य निगम के द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के द्वारा या नाबार्ड के द्वारा? देखो यहां पे लिखा हुआ है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIO। ठीक है, ये आप लोग इसको क्या करिएगा? ध्यान कर लीजिएगा। ठीक, AIC के द्वारा। ये है ना एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो अब आपके सामने आज का प्रश्न है कि भारत में वनों के संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के संदर्भ में, ठीक है, वन महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपके सामने छोटा सा मैंने प्रश्न दिया है। पहला कथन क्या है? इसकी शुरुआत वर्ष 1950 में तत्कालीन कृषि मंत्री KM मुंशी द्वारा की गई थी। यह महोत्सव प्रतिवर्ष 1 से 7 जुलाई तक पूरे भारत में मनाया जाता है। इसका उत्तर आज आपको देना है। ठीक है, ये आप कमेंट करके बताइएगा मुझे। अब आज आपके लिए प्रश्न है जिसका उत्तर आपको लिख के भेजना है। वन केवल पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह सतत आर्थिक विकास का एक प्रमुख आधार भी है।
अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2026 के विषय वन और अर्थव्यवस्था के आलोक में इस कथन का परीक्षण कीजिए। 250 शब्दों में आप इसका लिखने का प्रयास कीजिएगा। इसको लिख करके आप चाहें तो हमें मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 8604409201 पर आप हमें इसको लिख करके भेज सकते हैं। और इसके अलावा पढ़ाई लिखाई में अगर कोई समस्या आपको आती, कोई दिक्कत आती, तो इसी नंबर पे आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। या फिर डिकोड एग्जाम के जो भी कोर्सेज चल रहे हैं उनमें अगर आपको एनरोल होना है तो भी आप इसी नंबर पर सीधे आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी अपडेट आपको देनी थी। बाकी कल हमने आपको जो प्रश्न दिया था उसका उत्तर यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप उसको एक बार, जात व्यवस्था बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, इसको आप यहां पर पढ़ लीजिएगा कि भारतीय समाज में जात व्यवस्था की क्या भूमिका है। ये सब आप एक-एक करके यहां पर लिख सकते हैं। यहां पर ठीक है, ये हमने सारे पॉइंट हेडिंग डाल के आपको यहां पर बताए हुए हैं। ठीक है, ये देखिए सब एक-एक करके निष्कर्ष। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके अलावा नवरात्र के अवसर पर जो है आपके यहां सामने यहां पर हमारी सभी कोर्सेज में छूट मिल रही है, आपको डिस्काउंट मिल रहा है। इसके लिए आप जो है यहां पर ये सारे कोर्सेज हमारे हैं, ये इसका कूपन कोड है और यहां पर फीस आपकी ये रियल फीस है और कूपन कोड लगा के यहां पर रियल फीस आपकी ये हो जाएगी। इसमें आप ले सकते हैं। इसमें कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9506742546 या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर सीधे आपको मुझसे बात करनी होगी तो इस नंबर पर 8604409201 पर आप सीधे कॉल या व्हाट्सएप पर जो हमें कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग कल एक अगली क्लास में। तब तक के आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, रिवीजन करना बहुत मस्त है, उसको करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डिकोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डिकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROA परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है।
इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़ें। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।